दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो वर्णमाला का पार्ट है उसमें दो पार्ट हमने पढ़ा दिया है और आज एक तीसरा इसका पार्ट है यानी तीसरा भाग है। तो पहले वाले भाग में हमने वर्णमाला का एक परिचय दिया था और दूसरे वाले भाग में पूरा स्वर हमने पढ़ाया है। उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे और यदि नहीं पढ़े हैं तो उसको जा करके पढ़ लीजिए। वहां से सवाल जो आते जितने भी बन सकते हैं वो हमने आपको पढ़ा दिया। तो आज इसका तीसरा पार्ट है, वर्णमाला में हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे कि व्यंजन क्या है। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं ये सवाल आता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, यदि आपको किसी व्यंजन का उच्चारण करना है तो उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। यही कारण है कि व्यंजन की परिभाषा में इसमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी, जो उसको परिभाषा में शामिल होना जरूरी है। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे? जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो ये चीज हम यहां लिख दे रहे हैं कि जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो परिभाषा इसकी हो गई, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन की परिभाषा है। और आगे लिखेंगे कि इसकी संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यानी कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 होती है। तो कहीं भी अगर आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप 33 ही लगाएंगे। यही उत्तर इसका सही है। अब हम पहले तो ये देखते हैं कि ये 33 व्यंजन कौन कौन है। और इसमें 8 व्यंजन आते हैं लेकिन इस कैटेगरी से अलग है क्योंकि ये मूल व्यंजनों को ही गिना गया है। वो किसी से मिल करके बने हैं, इसलिए उन 8 को शामिल नहीं किया जाता। इसलिए कभी भी सवाल आए परीक्षा में कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप 33 ही लगाएंगे, यानी 33। तो पहले हम चर्चा करते हैं 33 व्यंजन की, यानी 33 व्यंजन की। उसके बाद फिर और व्यंजनों का हम चर्चा करते हैं। देखिए, सवाल यहां से जितने भी बन सकते हैं सारे सवाल हम निकाल करके आपको बता देंगे कि यहां से ये सवाल बनते हैं और यहां ये गलतियां आप करते हैं, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की त्रुटि या किसी प्रकार की गलती ना हो, या आप कोई पेपर सॉल्व करें तो उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी ना आए। तो पहले जो हम इसमें लेंगे व्यंजनों में वर्गीकरण में, ये आपका होगा, इसको कहते हैं वर्गीय व्यंजन, या इसी वर्गीय व्यंजन को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो इसको हम हटा दे रहे हैं। तो यहां हम जो ले रहे हैं ये वर्गीय व्यंजन। तो हम यहां लिख रहे हैं वर्गीय व्यंजन, या इसी को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। वर्गीय या स्पर्श व्यंजन हम दोनों लिख दे रहे हैं। तो देखिए, सवाल ये उठता है कि इसे स्पर्श या वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, या स्पर्श और वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये देखिए, जो होते हैं ये व्यंजन, ये वास्तव में वर्गों में विभाजित होते हैं और जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करते हैं। जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, इस तरह से स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और इसकी संख्या की अगर बात आए कि इसकी संख्या कितनी होती है तो 25। देखिए, अगर ये सवाल आए
कि वर्गीय या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा 25। तो 25 कौन है जो कि 5 वर्गों में विभाजित है? तो पहला इसमें जो लिखते हैं ये होता है का वर्ग, और का वर्ग का मतलब ये होता है कि इसमें 5 वर्ग आते हैं। यानी अगर आपने का वर्ग कहा तो आपने एक साथ उस वर्ग के 5 वर्गों का नाम ले लिया, यानी का, खा, गा, घा, अंगा। तो का वर्ग में 5 वर्ग आएंगे, उसी का एक परिवार है, तो एक परिवार का वर्ग है और मेंबर इसमें 5 होंगे। तो का, खा, गा, घा, अंगा। और अब चा वर्ग लिखेंगे, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस तरह से वर्ग सब हम लिख दे रहे हैं। फिर बताते हैं कि इसमें सवाल कैसे आते हैं। तो चा वर्ग जिस के नाम से इसका वर्गीकरण है, नामकरण है, ये पूरा एक परिवार है और इसमें 5 मेंबर इसमें भी हैं। तो चा के 5 मेंबर चा से ही शुरू करेंगे। तो चा, छा, जा, झा, इया। टा वाला लिख लेते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अब इसके बाद ता वाला लिखते हैं, ता, था, दा, धा और ना। और लास्ट पा वर्ग का लिख लेते हैं, पा, फा, बा, भा और मा। ये देखिए, ये आपके वर्गीय या स्पर्श व्यंजन है यहाँ पे। तो ये वर्गों में विभाजित है, 5 वर्गों में विभाजित है, तो इसलिए वर्गीय व्यंजन, और ये किसी न किसी भाग से मुख से स्पर्श करते हैं, इसीलिए स्पर्श व्यंजन भी इसे कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? 25, क्योंकि 5 इधर है, 5 इधर है। जब दोनों का आपस में 5 गुणे 5 करेंगे तो संख्या कितनी आएगी? 25। तो अब देखिए ये स्पर्श कहां कहां से करते हैं, यानी का वर्ग का स्पर्श कहां से होता है। और अगर आपने का वर्ग कहा, इसका मतलब का, खा, गा, घा, अंगा कह दिया। तो का वर्ग का जो स्पर्श स्थान होगा ये कंठ से होता है। कंठ से मतलब यहां पे जोर आपको ज्यादा देना पड़ेगा कंठ पे, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इस तरह से कंठ पे जोर पड़ना चाहिए, तब ये माना जाएगा। उच्चारण तो वैसे हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन वास्तव में इस तरह से उच्चारण करिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये चा वर्ग का जो ये स्पर्श करेगा, ये तालु से स्पर्श करता है, तालु से। और तालु का मतलब है जिह्वा का जो अगला भाग है, जब इसका उच्चारण आप करेंगे तो तालु से स्पर्श होना चाहिए। ऊपर वाला जबड़ा जब खोलेंगे तो ऊपर वाले जबड़े में देखेंगे जो चिकना भाग होता है वही तालु होता है, और इसका उच्चारण करते वक्त जिह्वा का अग्र भाग तालु से स्पर्श कराइएगा। जैसे कहते हैं चा, छा, जा, झा, इया, इस तरह से बोलेंगे, मेरे ताल से स्पर्श होना चाहिए। एक दो बार में शायद ना आए, क्योंकि आदत बन चुकी है पुरानी वाली, तो इसको बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आ जाएगा। और वर्णों के उच्चारण अगर आप सही से कर ले जाते हैं तो उच्चारण स्थान अपने आप ही आपको याद रहेगा, उसमें रटने की जरूरत नहीं है। तो अब टा वर्ग का हम करते हैं। टा वर्ग का जो उच्चारण होता है ये मूर्धा से होता है। अब ये सवाल उठता है कि मूर्धा क्या है। देखिए ऊपर वाले जबड़े में जो आपका दंतकूट है, दंतकूट और ताल के बीच में एक देखे होंगे दांत से लगा हुआ ऊपर जबड़े में खुदरा स्थान होता है, उसी को मूर्धा कहते हैं। और जिह्वा का अग्रभाग जब मूर्धा से स्पर्श करता है तो उसे मूर्धा वाले वर्ण कहते हैं। यानी ये मूर्धा वाले वर्ण है। जैसे टा का उच्चारण करिए, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, यानी जिह्वा का अग्रभाग मूर्धा से स्पर्श होना चाहिए। अब देखिए हम आते हैं ता वर्ग की, और ता वर्ग का जब उच्चारण करते हैं तो ये दंत से स्पर्श करता है। तो दंत का जिह्वा का अग्रभाग किसके साथ स्पर्श करेगा? दंत से। जैसे करके देख लीजिए, ता, था, दा, धा, ना, जिह्वा का अग्रभाग जो ये दंतकूट है ऊपर वाला, इसके पीछे से स्पर्श करता है, इसीलिए इसे दंत वाले वर्ण भी कहते हैं। और यहाँ पे जो पा का उच्चारण करते हैं, जैसे देखिए पा, फा, बा, भा, मा, मैंने दोनों होंठ आपस में
मिल जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो मतलब ओष्ठ से उच्चारण होता है। तो यहां पे लिख देंगे ओष्ठ। तो ये देखिए स्पर्श जो आप पढ़ते हैं कि ये है, यानी का वर्ग का, ऐसे पढ़ लीजिए, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, किससे, कंठ से। चा वर्ग का तालु से, टा वर्ग का मूर्धा से, और ता वर्ग का दंत से, और पा वर्ग का ओष्ठ से। इस तरह से पढ़ेंगे, ये बहुत ही जरूरी। कभी कभी ये पूछता है कि निम्नलिखित में कौन वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन है या नहीं, और ये स्पर्श वाला पूछता है कि कौन मूर्धा के अंतर्गत आता है, कौन तालु के, कौन ओष्ठ के, दंत के। ये भी बहुत सारी जितनी परीक्षाएं होती हैं, पुलिस है, दरोगा है, लेखपाल है, टेट है, सुपर टेट है, यहाँ तक टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं होते हैं उसमें भी ये सारे सवाल बनते हैं। अब देखिए, एक बात हम आपको और बताते हैं, और इसमें कि ये जो यहां पे आप पढ़ रहे हैं, अगर हम इसका गिनती के लिख दें, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, यानी प्रत्येक वर्ग का ये पांचवा वर्ण है। तो पांचवा वर्ण, ये देखिए प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आया। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण कौन है, तो अंगा, इया, रा, ना, मा, ये पांचवा वर्ग है। और पांचवा वर्ग का होने के कारण है इसे पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर का मतलब, पंचमा अक्षर में कितने अक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं, और ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर है। तो ये इसी पांचों को ध्यान रखिएगा, पंचमाक्षर कहते हैं। हम यहां लिख दे रहे हैं, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी में अपने स्पष्ट नीचे नोट करके लिख देंगे। तो हम यहां लिख देंगे पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब कि पांचवा अक्षर। तो पंचमा अक्षर में कौन कौन आएंगे, अंगा, इया, रा, ना, मा। पंचमा अक्षर पर हमने एक डिटेल, केवल पंचमा अक्षर पर हमने एक वीडियो बनाया भी है, उस वीडियो को आप सर्च कर लीजिएगा। और हमारा चैनल जो हमने बताया भी एक बार, ओपी गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन एकेडमी, ACADEMY, ओपी गोल्डन एकेडमी यूट्यूब पे जब जाएंगे तो पंचमा अक्षर का डिटेल हमने बताया है, और इसमें क्या अपवाद आते हैं, लिखने में क्या गलतियां होती हैं वो भी हमने बताया है। तो वहां पे ये पंचमा अक्षर का नियम आप ओपी गोल्डन एकेडमी यूट्यूब हमारा चैनल है, वहां पे देख लेंगे। वो डिटेल काफी ज्यादा है, यहाँ वर्णमाला के बारे में ही हम बताएंगे। अब देखिए, एक चीज और है यहाँ पे कि ये तो पंचमाक्षर हो गए, और ये चा, छा, जा, छा, ये 4 वर्ण जो बचे हैं इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ये तो देखिए स्पर्श वाले व्यंजन है ही, लेकिन इनके उच्चारण में ताल में जिह्वा का स्पर्श होता, संघर्ष होता है, तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन, चा, छा, जा, झा, ये 4 हैं, और यही स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो यहां पे देखिए हम लिख दे रहे हैं, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी, 4, चा, छा, जा, झा। तो ये सवाल अगर आए कि निम्नलिखित में कौन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो इसी चारों में से जो रहेगा वही आपका उत्तर होगा। तो अब देखिए, यहां से जितने भी सवाल बनेंगे वर्गीय स्पर्श व्यंजन से, आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है। यहां से कोई भी सवाल और किसी भी परीक्षा में आए तो यहां से अब गलती नहीं होगी, इतनी सारी चीजें इसमें है। अब हम इसके आगे बताते हैं आपको कि ये 25 के अलावा और क्या व्यंजन है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं और फिर आपको बताते हैं। अब हम देखिए, इसके आगे जो व्यंजन आता है ये अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहले तो परिभाषा हम ये बताते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। तो इसमें जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच होता है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी इसके उच्चारण में
ना तो जैसे स्वर की जो परिभाषा देते हैं वो और जो व्यंजन की परिभाषा देते हैं, उन दोनों परिभाषाओं के बीच में ये आ जाता है, तो इसीलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा देते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन को एक नाम और भी देते हैं, इसी को अर्ध अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं इसी को। और इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो यहां चारों हम लिख दे रहे हैं कि इसकी संख्या चारों कौन कौन है। देखिए ये है या है, रा, ला और वा, इसकी संख्या ये 4 है। अब यहां से देखिए एक सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं कि एक कभी कभी ये पूछता है कि अर्ध स्वर कौन कौन है। अब देखिए अगर सवाल ये बने कि निम्नलिखित में अर्ध स्वर कौन है, ये चारों का जोड़ा बना दे तो चारों ही अर्ध स्वर के अंतर्गत आएंगे। या ये पूछ ले कौन अर्ध स्वर नहीं है, तो इन चारों में से जो इसके अलावा विकल्प देगा वही अर्ध स्वर नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर विद्वानों द्वारा जो मान है, इन 2 स्वरों को ही अर्ध स्वर की कैटेगरी में मान्यता ज्यादातर विद्वानों द्वारा दी गई है। तो जैसा विकल्प रहेगा वैसा करेंगे। अगर 2-2 का पेयर बना दे, जोड़ा बना दे कि निम्नलिखित में कौन अर्ध स्वर है, या और वा दे दे, तो ये आपका विकल्प हो जाएगा। और अगर ये पूछे कौन अर्ध स्वर है और यहां तक ये बना दे इसमें या और वा में से कोई विकल्प दे दे, तो इसमें से आप विकल्प करेंगे। यानी जैसा विकल्प रहेगा उसी के अनुसार उसका उत्तर देंगे। तो हम यहां लिख दे रहे हैं, देखिए अर्ध स्वर के अंतर्गत यहां पे देखिए आप मूलतः या और वा को रखेंगे। एक चीज तो ये हो गया, आते तो चारों हैं लेकिन 2 इसमें मूलतः ज्यादातर विद्वानों द्वारा ये स्वीकार है। अब यहां पे एक कभी कभी ये आ जाता है कि प्रकंपी व्यंजन कौन है या लुंठित व्यंजन कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहां पे लिख रहे हैं कि लुंठित व्यंजन, लुंठित या परकंपी व्यंजन कौन है, तो ये रा को ही लुंठित या परकंपी व्यंजन कहते हैं। लुंठित या परकंपी व्यंजन कौन है, तो ये रा है। और कभी कभी सवाल ये आता है पार्श्विक व्यंजन कौन है, तो ये ला। तो पार्श्विक व्यंजन कौन है, तो ये ला है। तो ऐसे देखिए इस तरह से यहां पे लिख लेंगे कि अर्ध स्वर में मूलतः या और वा आते हैं, लुंठित या परकंपी व्यंजन किसे कहते हैं, रा को, और पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, ला को। इसको मत भूलिएगा, ये बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है यहाँ पे। और ये कहीं कहीं जब आप किताबों में पढ़ते हैं तो थोड़ा इसका एक्सेप्शन भी आता है, लेकिन सर्वमान्य और ज्यादातर जो है ये हमने आपको चीजें बताई। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, रा, ला, वा इन 4 स्वरों, 4 व्यंजनों को पढ़ेंगे। अब हम आते हैं कि इसके बाद ऊष्म व्यंजन कौन कौन है। चलिए इसको हम हटा देते हैं और ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, देखिए नाम है कि ऊष्म व्यंजन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो ये अंदर रगड़ या घर्षण इतनी ज्यादा होती है कि आपके अंदर गर्मी आ जाती है, उष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या है ये 4 होती है। ये भी 4 है। कौन कौन, एक तो आपका सा है, और ये सा जो बनाते ये है, और ये सा है, और यहाँ पे हा है। अब देखिए इसे आपने तो बड़ा सा या खट्टी सा, खटकुड़वा सा, पेठरवा सा जो भी कहते हैं पढ़ लिए हैं, और इसे छोटा वाला सा कहते हैं, और इसे हा को हा कहते हैं। लेकिन अब जब कंपटीशन देने जा रहे हैं तो इसमें जो आता है उस तरह से इसमें आप पढ़ेंगे कि जो स्पर्श स्थान है उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है। तो उसी नामकरण के आधार पर
आप भी इसका नाम बुलाएंगे, इसको पुकारेंगे। क्योंकि जब इस सा को उच्चारण करते हैं तो जिह्वा का अग्रभाग तालु से स्पर्श होता है, इसीलिए इसे क्या बुलाएंगे, कौन सा सा, तालव्य सा। ये तालव्य सा के नाम से ही, यानी बड़े वाले सा को जो बुलाते हैं ये तालव्य सा के नाम से ही बुलाएंगे। और ये जो सा आप पढ़ते हैं इसे बुलाते हैं मूर्धन्य सा, यानी जिह्वा का अग्रभाग जो होता है ये मूर्धा से स्पर्श करता है और इसीलिए इसे मूर्धन्य सा कहते हैं। और इस सा छोटे वाले को जो बुलाते हैं, जिह्वा का अग्रभाग दंत से स्पर्श करता है, इसीलिए दंत सा कहते हैं। और ये हा का जो उच्चारण स्थान होता है ये कंठ होता है, यानी जो का वर्ग का भी कंठ पढ़े हैं तो हा का भी कंठ होता है, यानी हा जब पढ़ते हैं तो यहाँ कंठ पे जोर पड़ता है, तो ये कंठ है, कंठ। तो देखिए इसमें ये चीजें आपको जाननी है कि वास्तव में ऊष्म व्यंजन कौन कौन है। तो चार आ जाएंगे इसमें, यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ये सवाल आता है कि ऊष्म व्यंजन कौन है या कौन नहीं है, और ये इसका स्पर्श स्थान है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो ये मिला करके 33 हो गए हैं। अब इसके अलावा जो व्यंजन आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसको हम हटाते हैं। तो अगला जो पढ़ेंगे, एक आप पढ़ते होंगे और बहुत ज्यादा आता ये भी सवाल है कि संयुक्त व्यंजन क्या है। तो अगली हेडिंग डालेंगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो देखिए संयुक्त व्यंजन को संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बना है, दो व्यंजन आपस में संयुक्त हैं और इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त जो व्यंजनों की संख्या होती है ये 4 होती है। कौन कौन, ये आपका छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है और शरा होता है, यही आपके संयुक्त व्यंजन हैं। अब यहां से जो सवाल आते हैं ये पूछ लेता है कि छा किससे मिलकर के बना है, त्रा किससे मिलकर के बना है, ज्ञा किसके मिलकर के बना है, या सरा किससे मिलकर के बना है, ये सवाल आते हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए छा जो मिलकर के बना है ये आधा का और प्लस मूर्धन्य सा से मिलकर के बना है। यही खेल सारा करता है, ध्यान रखिएगा। का तो दे देगा और शा में ये कभी कभी आपका ये वाला सा मिला देगा, यानी तालब और दंत सा करके विकल्प बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, छा में आधा का और ये मूर्धन्य सा है, जिसे खट्टी सा या पेठरवा सा कहते हैं, इसका प्रयोग होगा। और त्रा में आधा ता और प्लस रा से मिल करके बना है। ज्ञा है आधा जा और प्लस इया से मिल करके बना है। और सरा ये तालब सा, आधा सा और रा से मिल करके बना है। देखिए चारों व्यंजनों के नीचे हमने नीचे एक पाइप आ रहा है और इस किसी भी व्यंजन के नीचे इस तरह से अगर लगता है चिन्ह तो इसे हम हल कहते हैं। और हल अगर कहते हैं तो इसको क्या सूचित करता है ये, तो अगर किसी भी व्यंजन के नीचे ये लगा है तो ध्यान रखेंगे इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्वर नहीं है, कोई भी व्यंजन हो। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है 4, छा त्रा ज्ञा सरा। इसको ऐसे पूरी याद कर लेंगे कि छा बराबर आधा का प्लस सा, त्रा बराबर आधा ता प्लस रा और ज्ञा बराबर आधा जा प्लस सिया और सरा बराबर आधा सा प्लस रा। एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए, यहां से अक्सर एग्जाम सवाल में आते भी हैं। अब देखिए इसके बाद हम आपको और व्यंजन बताते हैं। एक होता है आपका द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो अगली हेडिंग डालेंगे द्विगुण या इसी को कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब देखिए कौन है, वास्तव में ये वर्णमाला में पहले नहीं थे, हिंदी वर्णमाला में नहीं थे, लेकिन बाद में इसे बनाए गए हैं। जैसे आपने जो यहाँ पे वर्गीय व्यंजन पढ़ा, तो एक तो आपने पढ़ा डा और
एक आपने उसी वर्गीय व्यंजन में पढ़ा है क्या, ढा। ढा और ढा ये तो आप पढ़ लिए गए हैं, वर्णमाला में पहले ही पढ़ लिए हैं। अब देखिए इसी के नीचे एक एक बिंदु लगा करके इसका निर्माण किया गया है। तो सवाल अगर ये आए द्विगुण या उपक्षिप्त व्यंजन कौन है, तो ये रा और ढ़ा है, ये दो द्विगुण या उपक्षिप्त व्यंजन है और इसको इसी बारे में इसमें जानेंगे। अब एक अगले व्यंजन के बारे में हम चर्चा करते हैं, ये जो आपका है अनुसार। अनुसार अनुस्वार अनुसार के अंतर्गत ये आपका जो ऊपर बिंदु लगाते हैं यही अनुसार है। मतलब किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदु लगाते हैं वही अनुसार है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं अंग, ये देखिए यहां पे आपने प्रयोग किया, आपने लिखा अंग, तो यही क्या हो गया, अनुसार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से कंकड़ है या मंथन है, इस तरह से कुछ लिखते हैं तो यह अनुसार का प्रयोग होता है और इसकी संख्या कितनी होती है, एक ही होती है अनुसार। और अगला आप एक और पढ़ते हैं, यहाँ पे विसर्ग, और विसर्ग का मतलब दो ऐसे बिंदु लगाते हैं तो यही विसर्ग है। और ये ध्यान रखिएगा संस्कृत शब्दों की पहचान है, जिस भी शब्द में विसर्ग लगा है वो मूलतः संस्कृत का शब्द ही पहचान बताता है। और इसमें जो उच्चारण करते हैं इस विसर्ग का हा की तरह करते हैं। जैसे आप कहते हैं आता है या कहते हैं प्रातः है, इस तरह से उच्चारण करते हैं। तो संस्कृत का ये मूलतः शब्द है, इसलिए कौन शब्द बनेंगे तद्भव और तत्सम में, ये तत्सम शब्दों के अंतर्गत आएंगे। और एक खास बात और, ये जो विसर्ग पढ़ते हैं वास्तव में जब संधि पढ़ते हैं तो ये पूरी विसर्ग संधि है, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि, पूरी संधि पे ही इसी पे आधारित है। तो संधि हम पढ़ाएंगे तो उसमें काफी डिटेल पढ़ाएंगे और पूरा कैसे वो तोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, वहां हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए ये आपके जितने वर्णमाला में जो 52 वर्ण हैं ये हमने पूरा आपको पढ़ा दिया। अब इसमें एक सवाल और इन्हीं में बनता है कि जैसे अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अघोष क्या है, सघोष क्या है। तो हम इसमें इसी में एक चार्ट के माध्यम से और आसानी तरीके से आपको इसको बता दे रहे हैं ताकि यहां से सवाल आए तो कोई गलती ना हो। ये देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यंजनों में से, जो कि परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है और ये काफी लंबा भी है और याद करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज हम इसके बारे में एक फार्मूला बता रहे हैं जो कि आपको याद करने में एकदम आसान हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आएगा तो ये गलती नहीं होगी। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि व्यंजनों का वर्गीकरण, और व्यंजनों का वर्गीकरण का मतलब ये हुआ कि जो व्यंजनों की संख्या आप पढ़ लिए हैं 33 होते हैं जो मूल व्यंजन, उन्हीं का वर्गीकरण यहाँ पे है। तो एक तो ये 35 व्यंजन में आप वर्गीय 25 पढ़े हैं, अंतस्थ 4 और ऊष्म 4, तो ये मिलाकर के कुल 35 व्यंजन है। तो अब यहाँ पे देखिए व्यंजनों में दो भागों में से बांट लेंगे, एक तो वाय प्रक्षेप के आधार पर और दूसरा नाद के आधार पर। वाय प्रक्षेप का क्या मतलब होता है कि जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वाय कितनी मात्रा में निकलते हैं। तो अगर वाय कम मात्रा में निकलती है तो इसे अल्प प्राण कहते हैं, और वाय अगर ज्यादा मात्रा में निकलती है तो इसे महाप्राण कहते हैं। यानी वाय प्रक्षेप के अंतर्गत जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है ये अल्प प्राण और महाप्राण में किया गया है। तो 33 व्यंजनों को एक बार तो अल्प प्राण और महाप्राण में बांटेंगे और फिर उन्हीं 33 व्यंजनों को अघोष और सघोष में। चलिए यहां से हम एक लाइन खींच दे रहे हैं ताकि ये पूरा क्लियर रहे, यहाँ पे ये बातें हैं। तो अब देखिए नाद क्या होता है। नाद के आधार पे अघोष और सघोष में पाया जाता है। नाद का मतलब ये होता है कि जैसे जब आप घर्षण करते हैं तो ये ध्वनि निकलती है जिसे आप नाद कहते हैं और ये भारीपन रहता है इसमें। तो नाद में इस तरह से होता है और इसमें दो भागों में बांट दिया गया, अघोष और सघोष।
अब देखिए, घोष का मतलब होता है घर्षण या रगड़। तो आप घोष का क्या मतलब हुआ कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में घर्षण या रगड़ ना हो उसी को अघोष कहते हैं। अब देखिए, सघोष क्या है? सा मतलब सहित और घोष का मतलब घर्षण या रगड़, यानी घर्षण या रगड़ सहित, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में घर्षण या रगड़ होता है उसे हम सघोष कहते हैं। सघोष को कभी कभी केवल घोष भी कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा लिख देंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है, उसमें वर्ड पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। और नए नए जो पैटर्न पे सवाल बन रहे हैं वो सारी चीजों की तरफ हम आपका ध्यान इंगित करवाएंगे, ताकि नए पैटर्न में अगर कोई सवाल बने, पैटर्न चेंज भी करे तो सवाल किसी प्रकार की गलती ना हो। अब इसमें देखिए, प्रमुख विशेषता यह है कि ये सवाल ज्यादा आते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो यहां पे देखिए, हमने एक सूत्र लिखा अल्प प्राण का, 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन। इसको पहले समझिए और बहुत ऐसे पढ़ लीजिए, अल्प प्राण बराबर 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन। अब 135 क्या है? तो देखिए, हम यहां आते हैं, जो आपको लिखे हैं ये समझाने के लिए यहीं पे आते हैं, क्योंकि इतना आप पढ़ लेते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन यहां से एकदम अगर भूल भी जाएंगे परीक्षा में तो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए, जैसे वर्गीय व्यंजन में आप कहते हैं 1 2 3 4 और ये 5 है, ये 5 हमने लिख दिया। और 135 का मतलब हुआ कि यहां खड़े हो जाते हैं, शायद दिखाई ना दे रहा हो। 135 का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का ये देखिए, पहला ले लीजिए, तीसरा ले लीजिए और पांचवा वर्ग ले लीजिए यहां पे। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का मतलब, पहले का मतलब कि का, चा, टा, ता, पा, ये पहला हो गया। और यहां पे तीसरे का मतलब गा, जा, डा, दा, बा, ये तीसरा हो गया। और पांचवा कौन हो गया? अंगा, इया, रा, ना, मा। तो ये बात अपनी कॉपी में आप अगर नोट्स बना रहे जरूर लिखिएगा कि पहले जो वर्ड में का, चा, टा, ता, पा, तीसरे में गा, जा, डा, दा, बा, और पांचवे में अंगा, इया, रा, ना, मा। यहाँ पे 135 का मतलब ये हुआ। और अंतस्थ व्यंजन का मतलब हुआ कि यहां हमने लिखा है कि या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। तो अब देख लीजिएगा कि ऐसे याद कर लीजिए, 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन, और 135 में आपको पता हो गया कौन कौन वर्ड है, और अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा, इतने आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जो इसमें बचे हैं वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। तो महाप्राण में बचा कौन है? एक तो देखिए, ये पहला, ये दूसरा बचा है और चौथा बचा है। तो दूसरे और चौथे को यही देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पे 24, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। और प्लस बचे हैं ऊष्म व्यंजन, यानी सा, 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 हा। तो यहाँ पे आप ये देखिए, 24 का मतलब अंगा, छा, ठा, था, फा, और घा, झ, ढ, धा, भ, इस तरह से। और ऊष्म व्यंजन का मतलब कि तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, यहां लिख देंगे कि तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ये देखिए आपका वर्गीकरण, और आराम से ऐसे याद कर लीजिए, कोई यहाँ पे दिक्कत भी नहीं होगी। कोई पूछे अल्प प्राण बराबर 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। अब इसको अपने मन में बैठा लीजिए, क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं गलत होगा। अब आते हैं हम नाद के आधार पर अघोष और सघोष। अब ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे हमने लिखा है 12, और 12 के साथ हमने लिखा है ये तीनों सा, यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। तो 12 का क्या मतलब हुआ? देखिए, 12 का मतलब हुआ कि ये आपका पहला वाला वर्ग, ये, और ये दूसरा वाला, ये वाला आपका 12 हो गया। यानी पहला और दूसरा, यानी का, च, ट, त, प, और खा, छ, ठ, था और फा, ये 12 आपके हो गए। और ऊष्म व्यंजन का मतलब यहां है तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ये बात क्लियर हो गई।
अब यहां पे वर्गीकरण ध्यान रखिएगा कि यहां पे ध्यान रखिएगा, ये आप अघोष में हमने बता दिया है, अघोष वाले वाले में चले गए हैं, ये आपको महाप्राण में बताना चाहिए था, तो महाप्राण वाला हम यहाँ एक बार बता रहे हैं, फिर अघोष वाला बताते हैं। ध्यान रखिएगा कि नहीं, ये तो बता ही दिए हैं, ठीक है। इसमें 12 प्लस 3 7 और सघोष, हमें लगा कि इसको भूल गए इसलिए ये पे हम चले आए, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ 12 प्लस 3 7 हो गया, और जो बचे हैं ये सघोष में आ जाएंगे, ये 345 प्लस हा, तो 345, ये देखिए है 300 और ये 4 और ये 5, तो 345, और प्लस इसमें देखिए तीनों सा आए हैं, तो हा वाला यहाँ छूट गया है, तो प्लस यहाँ हा लिख देंगे, और प्लस ये अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे आ जाएंगे, यानी या, रा, ला और वाह। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अल्प प्राण बराबर पढ़ लीजिए 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, अघोष बराबर 12 प्लस तीनों सा, ऐसे याद कर लीजिए 12 प्लस तीनों सा, और सघोष का मतलब 345 प्लस हा और प्लस अंतस्थ व्यंजन। अब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, और यहां से वर्णमाला से जो सवाल आएंगे ये पूरा कंप्लीट हमने आपको पढ़ा दिया। अब यहां से जो जैसे प्रैक्टिस सेट करेंगे आप कुछ करेंगे, तो ये यहां से सवाल आपके सही हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद वर्णमाला के बाद आपका जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो संधि करेंगे, और संधि बहुत ही अहम पार्ट है हिंदी व्याकरण का, क्योंकि संधि जब आप जान जाते हैं तो शब्दों को तोड़ना और जोड़ना और अर्थ को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। साथ ही जब वर्तनी पढ़ेंगे शब्दों की, तो वहां पे भी ये काफी ज्यादा मदद करता है, यानी कि ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होगा यहाँ पे। तो दोस्तों इसे जो ये हम पढ़ा रहे हैं क्रमबद्ध व्याकरण को हम पढ़ाते चलेंगे ही। अब इसको आप ज्यादा से ज्यादा जो अपने हित मित्र हैं या और कोई हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो उनको शेयर करिए, और चैनल जो ओपी गोल्डन एकेडमी है इसको आप सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो बाकी अब देखिए हमारे बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर इलाहाबाद इतने दिन थे तो अब कहाँ आए, तो इलाहाबाद में देखिए आए हैं, इलाहाबाद से इस समय हम लखनऊ में शिफ्ट हो गए हैं, और लखनऊ में ही रह रहे हैं। तो पहले तो वहां तो मान लीजिए हम कई संस्थाओं में पढ़ाते ही थे, और यहाँ एक अपना ये चैनल ओपी गोल्डन एकेडमी हमने ये किया, और अभी ये हम ये व्हाइट बोर्ड पे ही आपको पढ़ा रहे हैं, और यहाँ सिस्टम एक हमने यहाँ पे बना लिया है, और यहाँ पे ये बगल में अपना मेज पे हमने रख दिया है सामग्री, जैसे मार्कर है, ये आपका जो डस्टर नहीं है, ये कपड़ा से ही मिटाते हैं, कपड़े से थोड़ा अच्छा मिटता है, तो ये हमने कपड़े का यहाँ प्रयोग किया। बाकी ये सब इसी तरह से हैं, तो इसी पे हम आपको पढ़ाते रहेंगे, और संधियां भी इसके आगे जो पढ़ाएंगे वो भी काफी ज्यादा जो उसमें बारीकियां होती हैं या गलतियां जो होती हैं, सवाल कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे।